नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे वह है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? देखो, इसके दो शब्द है ना। एक शब्द तो है इसका सूक्ष्म और एक शब्द है प्रवर्धन। ठीक है, तो सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही बारीक, है ना। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत ही बारीक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा, किसके द्वारा, इसको समझेंगे अपन। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ऊतक संवर्धन विधि द्वारा। अब ऊतक संवर्धन विधि क्या है? ऊतक संवर्धन विधि यह है कि हम नेचुरली हम क्या करते हैं, किसी पौधे को उगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? बीज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बीज। लेकिन बाई चांस हमारे पास बीज नहीं है, हम चाहे कि हम क्या करें, हम चाहे कि कोई पौधा है, उस पौधे की, है ना, हम क्या चीज़ चाहते हैं कि हम उस पौधे की जड़ें ले लें, उस पौधे का तना ले ले, या तो हम क्या ले ले, जड़ ले ले, या हम उस पौधे का क्या ले ले, तना ले ले, या फिर उस पौधे की हम क्या ले ले, पत्ती ले ले। तो जड़, तना और पत्ती से हम करते हैं उसको प्रवर्धन, तो वो हो जाता है बेटा कायिक प्रवर्धन। लेकिन हम जड़ की कोशिका ले ले, हम तने की कोशिका ले ले, हम पत्ती की कोशिका ले ले, तो एक ही पौधे से, यानी एक ही अच्छे गुण वाले पौधे से हम क्या करें, अब कोशिका में से भी बाई चांस बेटा हम क्या ले ले, हम कोशिका से ही, यदि हम कोशिकाएं हमारी, इस कोशिकाएं हम केवल जीव द्रव्य ले ले, इस कोशिका से ही केवल हम क्या ले ले, जीव द्रव्य ले ले, पूरी कोशिका भी नहीं ले, है ना। इस कोशिका से हम क्या ले ले, जीव द्रव्य ले ले। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस विधि में हमको याद रखना है कि ये कौन सी विधि है। तो इस विधि के द्वारा बेटा आप एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए, ऊतक संवर्धन विधि द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो सिंपल से आपको परिभाषा याद हो जाएगी भाई, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, देखो, पादप प्रजनन की इस विधि में पादपों के जीव द्रव्य को कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों अथवा संपूर्ण तंत्र को पृथक करके उन्हें रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत तथा नियंत्रित दशाओं पर संवर्धित किया जाता है। अर्थात हम क्या करते हैं कि पादप प्रजनन की ये ऐसी विधि है बेटा, इस विधि में क्या होता है कि हम कोई पौधा लेते हैं, उस पौधे की कोशिका लेते हैं, उस पौधे का ऊतक लेते हैं, है ना, उस पौधे का क्या लेते हैं, ऊतक लेते हैं, या उसका कोई अंग लेते हैं, या संपूर्ण पौधा ले लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, किसी माध्यम में ले जाते हैं, और माध्यम में ले जाकर उसको निर्जमीकृत करते हैं। अर्थात क्या करते हैं, उसके रोगाणुओं को ख़त्म करते हैं, इसको बोलते हैं निर्जमीकृत। फिर उसको नियंत्रित करते हैं। हम नियंत्रित कैसे करते हैं? हम नियंत्रित इस तरह से करते हैं कि कोई जो पौधा होता है ना, उस पौधे में हमको याद रखना है कि इसमें हमें जड़ ज़्यादा अच्छी रखनी है, जड़ गहरी रखनी है, या फिर पत्ती को कैसा रखना है, फल को मीठा करना है, यानी कंट्रोल कर लेते हैं हम, खट्टे फलों को मीठे फलों में बदल देते हैं। तो इसके लिए हम नियंत्रित दशाओं पर इसको क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। और इन कोशिकाओं अथवा ऊतकों से पात्रीय संवर्धन द्वारा कैलस अथवा प्ररोह का निर्माण किया जाता है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से कैलस संवर्धन किया जाता है। देखिए बेटा, ये तकनीक है, ये पात्रीय संवर्धन की तकनीक है। तो इस तकनीक में हम क्या करते हैं, हम किसी पौधे का भाग लेते हैं, उसके भाग से उसके ऊतक अलग करते हैं, फिर उन ऊतकों को हम क्या करते हैं, एक पोषक तत्व से युक्त और खनिज लवणों से युक्त
एक माध्यम में डाल देते हैं। तो ये माध्यम हो गया भाई, है ना, ये क्या हो गया, माध्यम हो गया। इस माध्यम में डाल देते हैं तो इस माध्यम में क्या होते हैं, ये ऊतक पोषक पदार्थ ग्रहण करके, आपको पता है कोशिका को क्या चाहिए, अरे कोशिका को पोषक पदार्थ चाहिए ना, तो कोशिका पोषक पदार्थ मिल रहा है यहाँ से। ऊतकों का समूह क्या होता है, कोशिका। तो फिर ये अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह है ना, ये एक प्रकार से हम इसको बोलते हैं बेटा केलस। इसको हम क्या कहते हैं, केलस। तो अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह है इसको हम केलस कहते हैं। फिर बेटा ये केलस क्या करता है, इस केलस से निकलती है कलिका, ठीक है। इस कलिका से कुछ समय बाद क्या निकल जाती है बेटा, जड़ी निकल जाती है इस तरह से यहाँ से, और ऊपर की तरफ यहाँ से क्या निकल जाता है, तना निकल जाता है। तो यह प्रक्रिया कौन सी है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। अब यहाँ पर आप देखो, आप किसी पौधे की 100 कोशिका ले लो तो आप 100 कोशिका से 100 पौधे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हो। तो पत्ती ले लीजिए, आप एक पत्ती से 1000 पौधे बना रहे हो, तो बोलो आपने सूक्ष्म काम किया नहीं किया। तो इसी को कहते हैं हम सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। तो ये विधि होती है सूक्ष्म प्रवर्धन की। सबसे पहले हम पौधे का कोई भाग लेते हैं, उस भाग को कहते हैं हम कृतोंतक। कृतोतक लेते हैं, कृतोतक को हम कृतोतक मतलब काट करके ऊतक लेते हैं, उसको फिर उचित पोषक माध्यम में रखते हैं। इस पोषक माध्यम में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, वसा, जो भी चीज़ें हैं वो होती है। इसके ऊपर हम रुई लगा देते हैं। तो ये पात्र में संवर्धन किया हमने, पात्र में पौधे बनाए, छोटे छोटे पौधे बनाए। इन छोटे छोटे पौधों को बोला जाता है बेटा प्लांटलेट्स कहा जाता है। तो इन छोटे छोटे पौधों को हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स कहते हैं। ये प्लांटलेट्स आगे जा कर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। फिर हमको इसको भूमि पर कहीं भी किसी भी जगह रोप देते हैं। इन पर वातावरण के विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। तो हमने बात करी भाई केलस की। तो केलस क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये कोशिकाएं अथवा ऊतक हमने लिए हैं, इनका पात्र में भी मैंने आपको डायग्राम बताया, उससे केलस अथवा प्ररोह का यानी तने का निर्माण हो जाता है। केलस क्या होता है, ऊतक से अविभेदित यानी विभाजनशील, विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, केलस कहलाता है। क्या कहलाता है, केलस कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व क्या है और उसका उपयोग क्या है। तो देखो, केलस में विभेदन एवं प्ररोह में जड़ के निर्माण द्वारा नए पादपों का निर्माण हो जाता है। इसका महत्व यह है कि केलस में विभेदन एवं प्ररोह में जड़ द्वारा, तो केलस जो होता है ना, केलस में विभेदन से क्या चीज़ें होती है, केलस में विभेदन होता है, कोशिकाएं बनती है, कुछ कोशिकाएं जड़ बनाती है, कुछ कोशिकाएं तना बनाती है। तो इस प्रकार से नवोद्भिद पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। पात्रे संवर्धन तकनीक के द्वारा विकसित पादपों को दृढ़ीकृत एवं वातानुकूलित कर, यानी वातावरण के अनुसार उनको सिस्टम बना करके इच्छित आवासों में स्थापित किया जा सकता है। और इस विधि के द्वारा कम समय में व सीमित स्थान में असंख्य पादपों को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्लांटलेट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी ट्रे में इनको उगा लेते हैं, फिर यहाँ से निकाल करके इनको अच्छी जगह पर उगा दिया जाता है। इस तकनीक पर ध्यान रहे, बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तकनीक पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए, इस विधि द्वारा रोग मुक्त पादप, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक प्रवर्धन या उत्पादन किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग क्या है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व यह है कि इसके द्वारा नए पादपों को हमारे कंट्रोल में, हमारे द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में इनको उगाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। और इस तकनीक से जो पौधे विकसित होंगे उनको वातानुकूलित भी किया जा सकता है और अपनी इच्छानुसार आवासों में भी स्थापित किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा
कम समय में और सीमित स्थान में असंख्य पादप उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और देखिए इससे रोगमुक्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक उत्पादन किए जा सकते हैं। तो ऑर्किड्स, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस इसके अच्छे से एग्जाम्पल है। तो विद्यार्थियों, आपको उम्मीद है आपको ये सूक्ष्म प्रवर्धन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है देखिए जिसका नाम है बेटा बहुभ्रूणता। ये बहुभ्रूणता क्या है? देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हम इसके शब्द को समझते हैं। इसका शब्द है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है कि कई सारे भ्रूणों का बन जाना ही क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता कहलाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ कई सारे भ्रूण बन जाते होंगे, इसीलिए तो इसको बहुभ्रूणता कहा है। तो देखो, बहुभ्रूणता एक ही बीजांड, बीज अथवा निषेचित अंड में से एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी एक ही बीजांड हो, एक ही बीज हो अथवा एक ही निषेचित अंड हो, तो उससे क्या बन जाए? एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। दोबारा से समझिए, बहुभ्रूणता क्या है कि एक ही बीजांड हो, एक ही बीजांड, ठीक है, ये है एक ही बीजांड है, आप समझ रहे हो। उसको डायग्राम में बदलता हूँ थोड़ा सा। तो ये एक ही बीजांड है, इस एक ही बीजांड से या इस एक ही निषेचित अंड से, ये अंड कोशिका यहाँ पर, इस एक ही निषेचित अंड कोशिका से क्या बन जाए? बहुत सारे भ्रूण बन जाए, तो इसको बोलते हैं हम क्या? बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं हम इसको? बहुभ्रूणता। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज 1719 में संतरे के बीजों में एंटोनी वॉन लुवेनहोक ने करी थी। जिसने कोशिका की खोज करी उसी ने बहुभ्रूणता की भी खोज करी। तो याद रखना, बहुभ्रूणता के बारे में कुछ तथ्य ये भी है कि अनावर्त बीजी पादप जो होते हैं उनमें तो बहुभ्रूणता एक सामान्य लक्षण होता है। जैसे कि अनावर्त बीजी मतलब जिनके बीजों पे कोई आवरण नहीं होता, यानी बीज फल भित्ति में आवृत नहीं होते। जबकि आवर्त बीजी पादपों में कुछ जगहों पर ही क्या होता है, जैसे नींबू होता है, जामुन होता है, तंबाकू, प्याज, क्रोटेलेरिया होता है। इन अधिकांश पादपों में बहुभ्रूणता भ्रूण विकास के दौरान नष्ट हो जाती है। जब बहुभ्रूणता तो होती है, बहुत सारे भ्रूण तो बनते हैं, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पादप ऐसे होते हैं जिसके दौरान ही बहुभ्रूणता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दोबारा से समझिए, एक ही बीजांड अथवा निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी थी भाई, याद रखिए, वैज्ञानिक का नाम एंटोनी वॉन लुवेनहोक ने करी थी भाई। और अनावर्त बीजी पादप में जो बहुभ्रूणता होती है वो तो बिल्कुल कॉमन फीचर है, सामान्य लक्षण है ना। जबकि आवर्त बीजी में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उसमें ये होता है कि जो नींबू और जामुन और तंबाकू, प्याज, क्रोटेलेरिया नाम के जो पौधे होते हैं, इनमें अधिकांश पादपों में जो बहुभ्रूणता है भ्रूण विकास के दौरान क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और कुछ पादपों की हम बात करें, जैसे कि वेंडा, जो कि एक अधिपादप है, में बीज अंकुरण के समय एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो बहुभ्रूणता के लिए किसी पौधे का उदाहरण पूछा जाए तो आप ये उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। इसके डायग्राम के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि बहुभ्रूणता क्या है। ये देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ बहुभ्रूणता के। वैसे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो बेटा, ये एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल जामुन का है। तो इस जामुन में आप देख सकते हो, यहाँ पर इस जगह पे आप देख सकते हो कि ये जो बीज है, यहाँ से क्या हुआ? 2 भ्रूण बने, इसलिए 2 पादप बने। यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखोगे तो इस जगह पे भी यही है। इस जगह क्या हो रहा है? देखिए, ये एक जड़िए, एक जड़िए, एक जड़िए, 3 जड़ें निकली।
और इधर देखिए एक तना ये, एक तना ये, एक तना ये, तो कितने होंगे? 3 तो प्ररोह बने होंगे और 3 ही जड़ें बनी होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर जो अंड कोशिका थी, इस अंड कोशिका से क्या बना? इस अंड कोशिका से यहाँ पे इसी अंड कोशिका ले लीजिए, इस अंड कोशिका से 3 भ्रूण बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 भ्रूण बनते हैं। तो इस प्रकार से इसको पोली एम्ब्रियोनी भी हम कहते हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं पोली एम्ब्रियोनी। इसके और डायग्राम आप देख सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पर इस स्थिति में आप देखिए, ये स्थिति क्या है? ये भी एक प्रकार से बहुभ्रूणता की स्थिति है। इस बहुभ्रूणता की स्थिति में देखिए आप, ये यहाँ पर ये जाइगोटिक एम्ब्रियो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भ्रूण यहाँ पे बना हुआ है। देखिए इस जगह पे एक भ्रूण तो ये बना हुआ है इसे, है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस एम्ब्रियो को हम क्या कहेंगे? जाइगोटिक एम्ब्रियो करें। देखो समझो, ये वाला तो जाइगोटिक एम्ब्रियो है। मतलब क्या हुआ कि जो पराग नली जो नलिका आई थी आपके पास, यहाँ पे पराग नलिका आई थी, वो स्थिर निषेचित हुई। यहाँ पे क्या बन गया? जाइगोट बन गया। लेकिन इसके आसपास देखिए आप, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये 3-4 भ्रूण और बन गए, अलग से भ्रूण बन गए। तो ये बहुभ्रूणता हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीपोडल कोशिकाओं की। आपने पढ़ा होगा जो एंटीपोडल कोशिकाएं थी, यानी उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। उनको क्या कहते हो आप? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हो। क्या कहते हो? प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब इन प्रतिमुखी कोशिकाओं ने भी भ्रूण बना लिया, तो इसको एंटीपोडल एम्ब्रियो कह दिया। इस तरह से ये यहाँ पर क्या हो गई? बहुभ्रूणता हो गई। आप इस डायग्राम को एक बार फिर से क्लियर करके देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको कितने एम्ब्रियो दिख रहे हैं? इस डायग्राम में आपको जाइगोटिक एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। जाइगोटिक मतलब क्या होता है? जो अंड कोशिका से बनता है। एंटीपोडल एम्ब्रियो बना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो किससे बना है भाई? प्रतिमुखी कोशिकाओं से बन गया, ये अंड कोशिका से बन गया। इस तरह से ये हो गया पोली एम्ब्रियोनिक शेक, है ना, एल्मस गेब्रा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, एक और एग्जाम्पल आप बहुभ्रूणता का देखिए। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए, ये देखिए आप, ये पोली एम्ब्रियोनी है। इसको भी आप अच्छे से समझिए। देखो बेटा, ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर ये बीज विकसित हो रहा था, तो यहाँ पे ये जामुन का उदाहरण है बेटा। किसका है? जामुन का। तो यहाँ पर देखो एक भ्रूण, ये इस तरह से 2, 3, 4 भ्रूण बन जाते हैं, और यहाँ से प्रत्येक भ्रूण से अलग अलग क्या होता है? पौधा विकसित होता है। इसी को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। तो आपने डायग्राम से समझा बहुभ्रूणता को। फिर मैं बहुभ्रूणता के टॉपिक पे एक बार फिर आता हूँ दोबारा से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आवृतबीजी पादपों में बहुभ्रूणता के कारणों की। तो एक एक करके हम कारण देखते हैं। तो पहला कारण होता है कि प्राक भ्रूण के विलयन से। अब किसी को प्राक भ्रूण समझ में नहीं आता हो, तो जो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था होती है, कंप्लीट भ्रूण बनने से पहले जो अवस्था होती है, उसको कहते हैं प्राक भ्रूण। तो पहले तो प्राक भ्रूण जो बनता है, सबसे प्राथमिक भ्रूण जो आपको पता है कि इस तरह का मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, ठीक है ना, वो प्राक भ्रूण होता है। उस प्राक भ्रूण में विदलन हो जाए, है ना, क्या हो जाए? उसमें विदलन हो जाए। ये टूट के एक टुकड़ा हो जाए, इसके 2 टुकड़े हो जाए, इसके 3 हो जाए, इसके 4 हो जाए, इसके 5 हो जाए, 8 टुकड़े हो जाए। तो जो प्रारंभिक भ्रूण जो बनता है, वो प्रारंभिक भ्रूण के क्या हो जाए बेटा? उसका विदलन हो जाए या फिर उसके टुकड़े हो जाए। तो भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है। यानी अंड कोशिका से तो भ्रूण बन ही रहा है, लेकिन पास में वाले भ्रूण के जो अंड कोशिका के पास में जो सहायक कोशिका है कि भाई अंड कोशिका तू क्यों भ्रूण बनाती है, कभी थोड़ा बहुत भ्रूण बनाने का मौका हमको भी दो, है ना, सारा क्रेडिट तुम ही ले जाती हो, हम क्या करें। तो जो भ्रूण कोश के पास की जो कोशिका होती है ना, सहायक कोशिका कहे, उसके जम जाए कि मैं भी भ्रूण बनाऊंगी। उसके बाद जो उसकी, चलो इस डायग्राम से देखिए, अंड कोशिका तो भ्रूण बना ही रही थी, लेकिन इसके पास की जो कोशिकाएं थी, इसके पास की जो इसके पास की जो सेल्स है,
वो कहते मैं भी भ्रूण बनाऊंगी। दूसरी सहेली कहती है मैं भी भ्रूण बनाऊंगी। एंटीपोडल कोशिका कहती है मैं भी भ्रूण बनाऊंगी। दूसरी एंटीपोडल कहती है मैं भी भ्रूण बनाऊंगी। तीसरी एंटीपोडल कहती है मैं भी भ्रूण बनाऊंगी। तो इस तरह से सारे की सारी कोशिकाएं कहती है कि हम भी भ्रूण बनाने वाले हैं। तुम ही थोड़ी बना सकती हो भ्रूण, सारा ठेका तुमने ही थोड़ी ले रखा है, थोड़ा हमें भी दीजिए मौका। तो अंड कोशिका के साथ साथ यहाँ पर ये 1 2 3 4 6 7 3 इससे 2 इससे 5 और अतिरिक्त भ्रूण बन गए। तो ऐसे एक पौधे में 6 भ्रूण बन गए। तो 6 भ्रूणों से 6 पौधों का निर्माण होगा भाई। ठीक है, बात को समझिए। अगली बात करते हैं, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाए। भाई ये हमारा बीजांड है। देखिए स्ट्रक्चर में फिर बता देता हूँ एक बार फिर। ये हमारा बीजांड बनाया हमने, इसके आसपास ये बीजांड काय हो गया। इसके बाहर क्या हो गए, ये हमारे अध्यावरण हो गए। इसके बाहर अध्यावरण बना देता हूँ मैं। देखो ये अध्यावरण बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही बीजांड में क्या होता है, एक से अधिक क्या बन गए, भ्रूण कोष बन गए। अब यहाँ पे एक ही भ्रूण कोष था ना ये, लेकिन क्या हुआ, इसके बजाय यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो गई कि यहाँ पर जो एक ही ये था ना, क्या नाम दिया हमने इसको, हाँ एक ही भ्रूण कोष बन रहा था। तो इस बीजांड में क्या हो जाएगा, इस तरह से ये बीजांड है हमारा, इसमें एक भ्रूण कोष यहाँ से बन गया, एक भ्रूण कोष मान लो ये बन गया। तो 3 क्या बन गए, भ्रूण कोष बन गए। अब 3 भ्रूण कोषों में आप देखो कि यहाँ पर ये इस जगह देखो 3 भ्रूण कोषों में 3 कोशिका इधर, 3 कोशिका इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। तो इस तरह क्या होगा, इसमें भी अंड कोशिका होगी, इसमें भी अंड कोशिका होगी, इसमें भी अंड कोशिका होगी। तो सब में क्या हो जाएगी, सभी में बेटा अंड कोशिकाएं बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखना आप लोग, इसमें परिस्थितियाँ क्या होगी, बीजांड की एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाएंगे। तो प्रत्येक भ्रूण कोष की जो अंड कोशिका है वो तो भ्रूण बनाएगी, साथ में उसमें सहायक कोशिका है, तो एक से कई सारे भ्रूण बन जाएंगे। तो बीजांड की बीजाणुद्भिद और कोशिकाओं की सक्रियता से भी ये हो जाता है। अब बीजांड काय की जो बीजाणुद्भिद कोशिका कौन सी है, चलो बीजांड काय की कोशिका ले लो, अध्यावरण की कोशिका ले लो, कहीं की भी कोशिका ले लो आप, तो किसी से भी कोई भी कहेगी हमें भी भ्रूण बनाने दो। तो ऐसा नहीं है भाई कि अंड कोशिका ही भ्रूण बनाए, ऊपर वाले ने पौधों को छप्पर फाड़ के वेरिएशन दिया है कि आप एन के एन प्रकार किसी भी प्रकार से जनन करो। ठीक है, आप जानते हो कि मान ली किसी प्रजाति, किसी अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में अगर संतान नहीं होती है आगे, तो उसका वंश वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है, पौधों में वंश ख़त्म नहीं हो सकता। पौधों में तो क्या होता है, वेरिएशन आते ही जाते हैं। अब हम बहुभ्रूणता के प्रकारों की बात करते हैं। तो पहला प्रकार आता है बेटा विदलन बहुभ्रूणता। ये विदलन बहुभ्रूणता क्या है समझो। तो विदलन बहुभ्रूणता ये है, देखिए इसमें ये हुआ कि युग्मनज, यानी ये जो युग्मनज बना था, ठीक है, ये युग्मनज बना था, इस युग्मनज अथवा परागभ्रूण जो बना था, ये परागभ्रूण इस तरह का बनता है, आपको पता है, इस तरह का जो परागभ्रूण बना था उसमें विदलन हो गया, ये टुकड़े हो गए, इसके भी 4 टुकड़े हो गए। ऐसे करके मान लीजिए ये जो हमने जायगोट बनाया है ना, और ये परागभ्रूण बनाया, इसमें एक से अधिक टुकड़े हो गए। या फिर विदलन से जो बीज होता है उसमें भ्रूण विकास हो जाए, मतलब युग्मनज अथवा परागभ्रूण में विदलन से बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। जैसे उस बीज को भूमि में डालते हो आप, उससे बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ रे भाई, ऐसा जामुन में होता है, ऐसा यूलोफिला में होता है। 3 प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगर हम बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण से समझे इसको, तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा भ्रूण है, ये हमारा जायगोट है। तो इस जायगोट में ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे खंड बन जाते हैं, और खंड बन करके प्रत्येक खंड से नया पौधा 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े हो जाते हैं। अब हम किस प्रकार की, हम यूलोफिला की बात कर रहे हैं। केवल आपसे यूलोफिला के बारे में पूछा जाए तो बेटा यूलोफिला को समझ लेना आप लोग। तो देखो युग्मनज कोशिकाओं में अनियमित विभाजन हो जाए, उससे यूलोफिला में क्या हो जाए, एक पिंड का निर्माण होता है जिसकी निभाग की
तरफ की कोशिकाएं की जो वृद्धि होती है उससे अनेक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो निभाग या चलाजल एंड की जो कोशिकाएं वो अनेक भ्रूण बना लेगी। पहली प्रकार तो ये हो गया यूलोफिला में। यूलोफिला में दूसरा है कि जो परागभ्रूण बनता है उससे कलियां निकल जाए, कलिका निकल जाए अथवा अतिवृद्धियां निकल जाए, जिनसे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो परागभ्रूण होता है उसमें कलियां निकल जाती है या फिर कुछ अतिवृद्धियां निकल जाती है। ये अतिवृद्धियां अलग हो जाती है और अलग होकर के भ्रूण का निर्माण करती है। तंतुमय बहुभ्रूणता क्या है? इस प्रकार की बहुभ्रूणता में क्या होता है, जो परागभ्रूण होता है वो शाखित हो जाता है, अर्थात वो ब्रांचिड हो जाता है, उसकी कई शाखाएं बन जाती है और प्रत्येक शाखा से नए भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस हो गई भाई। अगली प्रोसेस की हम बात करते हैं। मान लीजिए अंड कोशिका है, उसके अतिरिक्त भ्रूण कोश की जो अन्य कोशिकाएं हैं उनसे भ्रूण बन जाता है। जब निषेचन होता है तो भ्रूण तो बनेगा ही बनेगा। इस प्रकार की बहुभ्रूणता में, ठीक है, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में क्या होगा, देखो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में निषेचित अथवा अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से भ्रूणों का विकास होता है। परिभाषा को समझिए। इस प्रकार की बहुभ्रूणता में क्या होता है कि निषेचित हो या अनिषेचित हो। आपने पढ़ी लिया, जो निषेचन से वो सत्य निषेचन, जो नहीं हो वो कायिक प्रवर्धन या असंग जनन। तो या संग जनन से हो या असंग जनन से हो, साय कोशिका से हो या अंड कोशिका से हो। तो अंड कोशिका के अलावा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर निषेचित अथवा अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से विकसित होने वाले भ्रूण क्रमशः द्विगुणित होते हैं। अगर निषेचित से होगा तो द्विगुणित भ्रूण बनेगा, अगर अनिषेचित से होगा तो अगुणित भ्रूण बनेगा। जैसे कि इसका उदाहरण है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना क्या है? अरे बेटा, आर्जिमोन मैक्सिकाना है गाजर घास। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाए, वही प्रक्रिया हम दोबारा से दोहरा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है, हम पढ़ रहे हैं, आगे देखिए इसकी बात हम करते हैं। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का विकास हो जाए, ये हमारा बीजांड है। इसमें 1 2 ऐसे तीन भ्रूण कोष बन गए। तो प्रत्येक भ्रूण कोष बन गए तो उसमें क्या होगा, जो अंड कोशिका होगी ना वो निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार बीजांड में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। और ये जामुन में भी होता है भाई। किस में होता है? जामुन में। कुछ आवर्तबीजी पादप जैसे कि नाम क्या है, केजुराइना मोन्टाना आदि में एक ही बीजांड से एक से अधिक भ्रूण कोष विकसित हो जाते हैं तथा प्रत्येक भ्रूण कोष में जो जो अंड कोशिका होती है वो निषेचन के बाद क्या करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये हो गए प्रकार किसके, बहुभ्रूणता के 3 प्रकार है। 3 तरह से हो सकती है। अंड कोशिका के पास से हो सकती है, अंड कोशिका में जो पराग भ्रूण होता है उसका विदलन हो सकता है, अंड कोशिका के पास सहायक कोशिका की में भ्रूण बन जाने से हो जाए, या फिर बीजांड में एक से अधिक। तो हमने प्रकार बता दिए। तो देखो क्या क्या प्रकार बताए थे मैंने बहुभ्रूणता के। देखिए मैंने पहला वाला बताया आपको कि युग्मनज की कोशिकाएं हो जाती है, उनमें क्या हो जाए, अनियमितता आ जाए, विदलन हो जाए। युग्मनज अथवा परागभ्रूण में क्या हो जाए, विदलन हो जाए। दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया इसका, दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया कि अंड कोशिका के अलावा जो अन्य कोशिका है जिसे सहायक कोशिका से बन जाए, या फिर एक ही बीजांड में अनेक भ्रूण बन जाए, भ्रूण कोष बन जाए, उससे क्या होगा, उससे बहुभ्रूणता पैदा हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, अगली बात हम क्या कहते हैं, बीजांड काय से बन जाए या अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है, देखो कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांड काय अथवा अध्यावरण की कोशिकाएं सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार बनने वाला भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण तथा बहुभ्रूणता कहलाता है। और बहुभ्रूणता की जो ये प्रक्रिया है इसको हम अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। फिर से समझिए, एक बार और समझिए कि बीजांड काय में अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण हो जाए, यानी कभी कभी जो बीजांड होता है उसमें जो बीजांड काय होता है
उसकी या फिर उसमें के पास जो अध्यावरण होता है उसकी कोशिकाएं कहती है, उनके जम जाती है हम भी भ्रूण बनाएंगे, तुम ही भ्रूण क्यों बनाती हो अंड कोशिका, हमें भी बनाने दो। तो यहाँ पर जो बीजांडकाय होता है उसके अध्यावरण की या उसके पास में जो अध्यावरण होता है उससे, तो इसको बोलते हैं हम अपस्थानिक भ्रूणता, यानी हट करके भ्रूणता अंड कोश से नहीं होती, सॉरी भ्रूण कोश के छोड़ करके जो कहीं बीजांड के अन्य भाग से हो वो अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बहुभ्रूणता की सार्थकता को सिद्ध कीजिए। बहुभ्रूणता को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो बीजांड के विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मातृ पादप के समान होते हैं। अगर मातृ पादप उचित क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो जो पौधा बनेगा बहुभ्रूणता का वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। और बीजांड का ऐसे जो विकसित भ्रूण होते हैं वो पादप ओज से भरपूर होते हैं, अर्थात क्वालिटी से भरपूर होते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुभ्रूणता से जो मूली, पादप, गाजर जो भी विकसित होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, विटामिन से, ओज से भरपूर होते हैं। बीजांड से विकसित जो भ्रूण होता है वो रोग रहित होते हैं, जैसे कि नींबू, अगर नींबू में सिट्रस कैंकर रोग लगता है तो उनको हम बीजांड काय से विकसित होना मान लेते हैं, तो बीजांड काय से बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। आपको पता है नींबू में तो नीचे जड़ों से ही बन जाते हैं। और इसके बाद याद रखिए अगुणित भ्रूण का कोशिका विज्ञान में बहुत महत्व है। अगुणित भ्रूण कोशिका विज्ञान में इसका बहुत महत्व होता है। तो इन अगुणित भ्रूणों को कोल्चिसिन से उपचारित करके समयुग्मी वंशावली को विकसित किया जा सकता है, जो पादप प्रजनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है ये पूर्ण होता है। बहुभ्रूणता की सार्थकता हमने सिद्ध कर दी है। ठीक है।